पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच कल सुबह खेला जाएगा। प्रीव्यू पे बात शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो लाइनअप थी, काफी लोगों का मुझे मैसेज आया पिछले 2 दिन में कि बाबर आजम ने नेशनल टी20 डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेल लिया है। आप तो कह रहे थे कि बाबर ने टूर्नामेंट नहीं खेलना, देखो वो खेल रहा है। पता नहीं यार, आप लोगों में अकल नहीं है या है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मैंने वीडियो कब बनाई थी कि बाबर रिजवान टी20 डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे? 12 मार्च को। ये लोग तब पाकिस्तान आ चुके थे सऊदी अरब से। 12 मार्च के बाद पहला मैच कब था इनकी टीम का? 16 मार्च को। ये नहीं खेले, रेस्ट कर रहे थे। 18 मार्च को इन्होंने एक मैच खेला, वो भी रिजवान ने नहीं, बाबर आजम ने और नसीम शाह ने एक मैच खेला। उसके बाद कल 19 तारीख को एक और मैच था, इन्होंने नहीं खेला क्योंकि पाकिस्तान की ओडीआई टीम का कैंप लग गया। अभी उस पर मैं आता हूं। अब कल 21 तारीख को इनकी टीम का एक और मैच है और पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड कब जाना है ये मैंने आपको 12 तारीख को ही बता दिया था, 23 मार्च को। तो अगर तो ये लोग चाहते तो ये न्यूजीलैंड जाने से पहले 4 मैच खेल सकते थे। ये बात मैंने आपको 12 तारीख को भी बताई थी, कोई ये नई बात नहीं है। आपको ये बात समझ नहीं आएगी जो मैं कहने लगा हूं, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं उनको ये बात समझ आएगी। जिस तरह के कैंप पाकिस्तान टीम लगाती है उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप डोमेस्टिक का ये टूर्नामेंट खेल लो। किसी भी कैंप से, किसी भी नेट से, नेट में बैटिंग करने से बेहतर है आप असल मैच में बैटिंग करो। ये बातें अगर मुझे यहां बैठते हुए पता है तो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये बातें क्यों नहीं पता? आपको प्रॉपर मैच प्रैक्टिस चाहिए ना जाने से पहले, तो यहां पे अपना हाथ खोलते डोमेस्टिक में। लेकिन इन्होंने एक मैच खेला। अब क्यों खेला एक मैच? जब पाकिस्तान टीम के लड़के कुछ गलती करते हैं तो हम लोग यहां पे बैठ के इनको बताते हैं कि आप ये गलत चीज कर रहे हैं। उस चीज का प्रेशर इन प्लेयर्स के ऊपर बनता है और ये फिर उसको ठीक करते हैं। जैसे नसीम शाह की फिटनेस के ऊपर मेरा ख्याल है सबसे पहले हमने बात करना शुरू की थी। शहीन शाह को तो हमने 2021 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था, जब मुझे पूरा पाकिस्तान गालियां निकालता था कि तुम क्या बात कर रहे हो यार, वो तो विकेटें ले रहा है। मुझे नजर आ रहा था 2-2.5 साल के बाद रुक जाएगा ये, क्योंकि रन अप स्लो हो गया था। आपने किसी बॉलर को देखना, उसकी चाल देखो कि वो कैसे ग्राउंड में कदम रख रहा है, उसकी एनर्जी क्या है। शहीन का आज भी वो रन अप नहीं है जो 2021-22 में था। और शहीन शाह अफरीदी अपनी पीक की एज पे है इस टाइम। वो कोई अपने 33, 34, 35 साल की उम्र में नहीं आ गया जहां पे उसका डाउनफॉल है, ये उसकी पीक ही है। लेकिन वो बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। तो हम लोग जो यहां पे बैठ के एक नैरेटिव बनाते हैं ना, इन लोगों को प्रेशराइज करते हैं, ये कुछ चीजें ठीक करते हैं। जैसे नसीम शाह की फिटनेस मुझे बहुत बेहतर लगना शुरू हो गई है। कोई बहुत परफेक्ट नहीं है लेकिन पहले से बहुत तगड़ा लग रहा है। बाबर आजम की फिटनेस मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी है, कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों काम किए अपने फिटनेस पे, तो थोड़ा सा मुझे वो बेहतर लगा है। अब जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि इन लोगों को प्रेफर करना चाहिए डोमेस्टिक का टूर्नामेंट बजाय कैंप के, क्या कैंप है? आप कैसा कैंप लगाते हो? वो जैसे बचपन में हम क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे ना, और जाने से पहले या अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो एक बंदा ऐसे बॉल पकड़ के ऊपर फेंक देता था, चल यार कैच पकड़। ये हो रहा है। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम ऐसे प्रैक्टिस कर रही है। ये वीडियो देखें। जिस टीम की प्रैक्टिस में ही इंटेंसिटी हाई नहीं है उसने मैच में क्या करना है? अब मेरी बात याद करो, जो मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान टीम का जो सेटअप है, जो कोच है, वो पूरा गोरा सेटअप होना चाहिए। गोरा इनसे ये बच्चों वाली प्रैक्टिस करवाएगा? यार ये तो आप भी कैच पकड़ लेंगे, ये क्या है यार?
मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है इनकी प्रैक्टिस देख के कि यार ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये वही बॉयज हैं जो अभी कुछ महीने पहले मैट्रेस के ऊपर डाइव लगा के बॉल पकड़ रहे थे। ग्राउंड में मैट्रेस पड़ा होता है, इसीलिए पाकिस्तान की फिटनेस का और पाकिस्तान की फील्डिंग का बुरा हाल है, क्योंकि ये लोग ना तो हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस करते हैं, और जब आपने प्रैक्टिस में ही अपना फेलियर अचीव नहीं किया तो मैच में तो आपकी टांगे कांपेंगी, क्योंकि प्रेशर आपसे नहीं हैंडल होता। ये जो क्रूशल मैच आप हारते हैं लास्ट मोमेंट पे जाके, स्किल का तो कसूर है, लेकिन प्रेशर। पाकिस्तान इतने बड़े मैच पास्ट में हारा है, हमारे कप्तानों के मुंह लटके होते थे, बॉडी लैंग्वेज खत्म, और देख के रोना आता था यार ये पाकिस्तान के कप्तान को क्या हो गया, क्योंकि प्रेशर हैंडल करने का जिगर गुर्दा ही नहीं है। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, बस ये वाला जो टॉपिक है आपका, क्योंकि बड़े मैसेजेस आए थे यार, मैंने पाकिस्तान न्यूजीलैंड के प्रीव्यू में ये बातें नहीं शामिल करनी थी, क्योंकि बड़ा छोटा सा टॉपिक था कि बाबर आजम ने एक मैच खेल लिया है रना बॉल वाला दोबारा, तो क्या इस पे मैं वीडियो बना के आपको यहां पे खुशखबरी दूं? अच्छी बात है, खेल लिया है, गुड फॉर हिम, पूरे 4 मैच खेलने चाहिए थे, बट दे आर सो कॉल्ड बिग प्लेयर्स। पीसीबी ने कभी इन पे सख्ती नहीं की, ना बाबर पे, ना शहीन पे, ना रिजवान पे। जितने बड़े मैच इन्होंने पाकिस्तान को हरवाए हैं, इनको तो बड़ी सख्ती के साथ डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, इनको तो सजा के तौर पे बड़ा कुछ करवाना चाहिए कि 3 महीने बाहर रहो, ये करो, वो करो, ये फिटनेस लेवल अचीव करो। आप इनको सीधा करना ही नहीं चाहते, आपने इनको ढील दी हुई है। तो जब आपने इनको ढील दी हुई है, तो मैंने कल या परसों एक वीडियो में एक बात कही थी, मैं आज दोबारा आपको ये बात बता रहा हूं, आने वाले 2 वर्ल्ड कप्स में से एक आप क्वालिफाई राउंड खेलेंगे, और उस दिन आप और मैं साथ बैठ के रोएंगे। रोना हमने है इनके हाल पे, और तब शायद कुछ लोगों को अकल आ जाए, तब शायद कुछ लोगों को अकल आ जाए। मैं तो जीता जी मर जाऊंगा यार पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड। छोड़ो ये टॉपिक, मैं इस पे आगे बात ही नहीं करना चाह रहा, दिमाग घूम जाना मेरा। क्वालिफाई राउंड भाई, अल्लाह जी ये दिन ना आए, प्लीज प्लीज पाकिस्तान कभी क्वालिफाई राउंड ना खेले, कुछ भी हो जाए। बात तो तब भी करेंगे, लेकिन ये दिन ना देखना पड़े यार हमें। कल ऑकलैंड में पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 11:15 बजे पाकिस्तान का मैच है। शुक्र है कोई अच्छे टाइम पे ये मैच आया है, क्योंकि जो 6 बजे वाला मैच था ना, रमजान की वजह से हम सब की रूटीन बिल्कुल चेंज है। हम सहरी के लिए उठते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान का मैच है, काफी लोगों ने जॉब्स पे जाना है, काफी लोगों ने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, लोगों के बिजनेसेस हैं, तो मतलब बड़ी एक अजीब रूटीन बन गई थी। और मैं पिछले 3 दिन में मेरा ख्याल है 4-5 घंटे भी नहीं सोया। मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूं। जब पाकिस्तान दूसरा मैच हारा है ना आपका ड्यूनेडन में, उसके बाद मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूं, और मैंने सोने की कोशिश की, मैं पहले नहीं सोया हुआ था, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई, और उसके बाद अगले दिन भी मैं रात को भी शायद कोई 2-2.5 घंटे सोया हूं। शायद रूटीन बिल्कुल एकदम हमने चेंज कर दी है ना। लेकिन कल 11 बजे मैच है, तो सहरी के बाद आराम से सोएंगे और 10-10:30 बजे उठेंगे। वेदर बिल्कुल क्लियर है, ऑकलैंड में बारिश हुई है 2 दिन पहले, लेकिन वेदर बिल्कुल क्लियर है। ऑकलैंड दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड है। मेरा ये दिल नहीं करता कहने का कि ऑकलैंड दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड है, इसको छोटा नहीं कहना चाहिए, इसको छोटी कहनी चाहिए। ये इतनी छोटी सी ग्राउंड है, यहां पे वो 56 मीटर 57 मीटर, मतलब 22 यार्ड आपके पिच के हो गए, और उसके बाद मेरा ख्याल है 21 साढ़े 22 यार्ड पे आपकी सामने वाली बाउंड्री है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक इतनी छोटी बाउंड्री नहीं हो सकती, लेकिन ये रूल्स उन स्टेडियम्स पे इंप्लीमेंट होते हैं जो 2008 के बाद बने हैं, और ये जो ईडन पार्क है पुराना स्टेडियम है, तो इस पे वो रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते। इस ग्राउंड में दुनिया की हिस्ट्री का पहला T20 मैच खेला गया था। T20 की हिस्ट्री का पहला मैच ऑकलैंड में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड,
उसमें उस सीरीज में एक ही मैच हुआ था T20 का, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का था। तो मैं लाजमी उसके स्कोर कार्ड पे नजर मारूंगा और आपको भी डेफिनेटली बताऊंगा। सो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। अब ये दुनिया के हिस्ट्री का पहला T20 इंटरनेशनल मैच है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है, 214 किया। यार 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैच में 214 किया। हम आज भी नहीं कर सकते। फर्क नहीं पड़ता हमारी टीम में कौन है, फर्क नहीं पड़ता हम कहां पे खेल रहे हैं, हम कह के 200 नहीं कर सकते T20 में। आप कभी ओपन चैलेंज करो, आज पाकिस्तान 200 करेगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा। किसी का एक आधा फ्लूक लग गया तो ठीक है। वो दुनिया के हिस्ट्री का पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने 214 कर दिया। अच्छा, एडम गिलक्रिस्ट एक स्कोर पे आउट हो गए, 1 पे। माइकल क्लार्क 7 पे आउट हो गए। एंड्रू साइमंड्स ने फिर एक कैमियो खेला, 13 बॉलों पे 32। असल में जो बेस रखी वो द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग ने 55 बॉलों पे 98 रन किए एंड ही वाज नॉट आउट। 5 छक्के और 8 चौके। न्यूजीलैंड 170 पे आउट हो गई और 44 रन से ये मैच हार गई। ये दुनिया का पहला T20 इंटरनेशनल मैच था। ऑकलैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड में जितने भी ग्राउंड हैं, 10 ग्राउंड है न्यूजीलैंड में एक्टिव जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। उनमें से जो सबसे ज्यादा T20 मैच हैं वो ऑकलैंड में ही हुए हैं, ईडन पार्क में 28। और इन 28 मैचों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या पहले बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिसने यहां पे बैटिंग की है वो 50% मैच जीता है और जिसने पहले बॉलिंग की है वो भी 50% मैच जीता है। सो 50-50% रिकॉर्ड है। यहां पे बड़े टोटल लगते हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यू, छोटी सी ग्राउंड, जितने छक्के मारने हैं यहां पे मार लो। हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स जो किसी बैटर की यहां पे है वो न्यूजीलैंड की ही गप्टिल की है। 105 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2018 में इन्होंने किए थे। जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो न्यूजीलैंड के ही टिम साउथी के हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 विकेटें ली थी टिम साउथी ने 2010 में। 2010 में इस T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या थी? मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी ओपनर आए थे। अच्छा, एम शहजाद वन डाउन आए थे, शॉकिंग। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले की सीरीज है ना ये। हाँ, एम शहजाद क्यों वन डाउन आया था? और पाकिस्तान की T20 टीम में यूनुस खान भी थे यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था। फवाद आलम भी थे हमारी T20 टीम में। उमर अकमल इतना नीचे बैटिंग करने आया। और पाकिस्तान के ना शुरू से ये हालात खराब हैं, 1 2 3, मतलब कहां कहां उमर अकमल को नीचे बैटिंग करने भेज रही है। उमर अकमल से ऊपर पाकिस्तान टीम में यूनुस खान और फवाद आलम खेल रहे हैं। ओके, फिर अब्दुल रजाक नीचे बैटिंग करने आए हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं स्टैट्स पे। सो यहां पे जो लोएस्ट टोटल है किसी टीम का वो बांग्लादेश का है, 76 रन पे बांग्लादेश न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यहां पे आउट हुई थी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस मैदान में 243 कर दिया था, जो कि इस मैदान का T20 का हाईएस्ट टोटल था। 243 मतलब बड़ा मुश्किल है चेस करना 2018 के हिसाब से भी, इवन आज के लिहाज से भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पहले चेज कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 245 कर दिया, 243 चेज कर दिया 2018 में। और वहां पे कप्टिल ने 105 वाली बारी खेली। लेकिन चेज में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, क्योंकि चेज में हमारी आदतें बड़ी खराब हैं रन बॉल वाली। सो चेज में डेविड वार्नर ने 24 बॉलों पे 59 किया, 24 बॉलों पे 59। फिर डार्सी शॉर्ट ने 44 बॉलों पे 76 रन किए, 3 छक्के 8 चौके। नीचे कैमियो खेला ग्लेन मैक्सवेल ने और एरन फिंच ने। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने 14 बॉलों पे 31 रन किए और एरन फिंच ने 14 बॉलें ही खेली लेकिन उन्होंने 36 रन किए। सो इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट चेज है वो ऑस्ट्रेलिया का है, 245 चेज हुआ है। मतलब यहां पे यार न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 243 लगा गई, ऑस्ट्रेलिया ने 245 करके चेज कर दिया। तो मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू है। एवरेज टोटल पहले बैटिंग करते हुए 170, मतलब बहुत आसानी से यहां पे 200 वाली गेम है।
मैं तो कहता हूं कल न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आए। न्यूजीलैंड एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाए, कोई 190-200 के करीब, एंड देन आई वांट टू सी पाकिस्तान किस तरह चेस की तरफ जाता है। मजे का T20 मैच देखने का दिल कर रहा है। अच्छा, अब जो हमेशा आपको मैं बताता होता हूं कि पाकिस्तान ने इस मैदान में कितने T20 मैच खेले हैं और क्या वहां पे रिजल्ट है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का फिल्टर लगा लेते हैं। पाकिस्तान, ये लो जी, हमने यार कीनिया का फिल्टर जो लग गया है, ये लग गया पाकिस्तान का। हाँ। अच्छा जी, पाकिस्तान ने इस मैदान में 5 T20 मैच खेले हैं। 3 न्यूजीलैंड जीता है और 2 पाकिस्तान जीता है। 2010 में आपने पहला T20 मैच खेला, न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से जीता 5 विकेटों से। 2016 में पाकिस्तान ने 16 रन से मैच जीता, 2016 में 16 रन से जीता। अच्छा ठीक है। 2018 में 48 रन से जीता। फिर उसके बाद 2020 में न्यूजीलैंड ने आपको हराया, और फिर 2024 में जो आखिरी दफा आप ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले, वहां न्यूजीलैंड ने भी आपको बड़ी आसानी से 46 रन से हराया। अब जो आप आखिरी दफा 2024 में गए थे, मैं उसका स्कोर कार्ड निकाल लेता हूं। अभी मुझे नहीं पता इसका स्कोर कार्ड क्या है, आपके सामने डिस्कस करता हूं। ओके, सो न्यूजीलैंड ने यहां पे पहले बैटिंग की थी आखिरी साल ऑकलैंड में, और न्यूजीलैंड ने 226 रन किए थे। 226 रन पाकिस्तान जब चेज करने आया, तो पाकिस्तान की बैटिंग पढ़ते हैं क्या है। साइम अयूब ने यहां अपने आप को अनाउंस किया था प्रॉपर तरीके से, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों को साइम अयूब के ऊपर आ गया था। मुझे तो शुरू से था, लेकिन आपको थोड़ी देर लगी थी। सो 8 बॉलों पे साइम अयूब ने 27 रन किए थे, और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे, वरना शायद वो लंबी बारी खेलते। ये हम चेज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान 226 रन चेज कर रही है। तो साइम अयूब ने आपको शुरू में एक उम्मीद दिला दी कि यहां पे सिर्फ मारधार है, कोई रन बॉल नहीं खेलेगा। माशाल्लाह, नीचे आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने इस दुनिया के सबसे छोटे मैदान में 14 बॉलें खेली और 25 रन किए। बहुत कम है रिजवान, इतनी छोटी ग्राउंड में 14 बॉलों पे 25 रन। फिर नीचे बादशाह बैटिंग करने आए, और बादशाह ने 35 बॉलें खेली। अब तो मुझे जुबानी याद हो गया 35 पे 50, क्योंकि बाबर ने काफी दफा ऐसा किया है। सो 35 बॉलें बाबर ने खेली, एंड ही स्कोर्ड 57 रन। दुनिया के सबसे छोटे ग्राउंड में 35 बॉलों पे 57 रन, गुना है गुना। न्यूजीलैंड की टीम में देखो, उन्होंने ये 27 बॉलों पे 61, और यार बाबर बहुत फारग इनिंग्स थी यार ये, 35 बॉलों पे 57। उसके बाद नीचे फखर जमान ने भी सिर्फ 15 रन किए। फिर आजम खान, जिनका एक जमाने में मैं बड़ा शोर मचाता था कि इनको होना चाहिए, लेकिन आजम ने हमारी लाज नहीं रखी। आजम इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ गया, कुछ उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि वो अपना वजन कम करता, अपनी फिटनेस टाइम के साथ बेहतर करता। लेकिन आज आजम खान पहले से भी ज्यादा हैवी है, जो कि दिस इज नॉट गुड। आजम खान, आपने बहुत नाराज किया है उन तमाम लोगों को जो आपको बैक करते थे। मुझे पता है आपके फिटनेस के पहले भी मसले थे, लेकिन आपकी एबिलिटी पे हमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन आपने कंप्रोमाइज ही नहीं किया अपने वजन पे। आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। 2-2.5 साल हैं आपकी लीग्स के, उसके बाद लीग क्रिकेट भी आपको नहीं बुलाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। इफ्तिखार अहमद ने 17 बॉलों पे 24 रन किए। सो पाकिस्तान, सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब जैसा स्टार्ट आपके टॉप ऑर्डर ने दिया था, उसके बाद 226 रन, क्या आप चेज ही नहीं कर सकते थे। सो ये थे जी सारे नंबर्स। अब कल के मैच पे थोड़ी एक्स्ट्रा बात करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग कल, मुझे बड़ा इंतजार है पाकिस्तान की बॉलिंग का, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। आकिब जावेद ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने हिंट दिया कि हम 1-2 चेंजेस करेंगे पाकिस्तान की टीम में। 1-2 चेंजेस आप क्या करेंगे? जितनी कुट शहीन अफरीदी को पड़ी है, लग तो यही रहा है कि आप शहीन अफरीदी को बाहर करेंगे, या जितनी बुरी बॉलिंग अली ने की है, लग तो ये रहा है कि आप अली को भी बाहर कर देंगे। लेकिन मैं स्पेसिफिकली शहीन पे पहले बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने जियो न्यूज पे द ग्रेट मोहम्मद आसिफ का इंटरव्यू सुना। मोहम्मद आसिफ ने जो फिक्सिंग की और वो पाकिस्तान से नहीं खेल सके, इस चीज की तकलीफ मुझे इतनी ज्यादा है
कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद आसिफ का इतना बड़ा फैन था, अगर मेरे बचपन में कोई मेरे से पूछता ना, मतलब लोगों ने वसीम अकरम को देखा है, द ग्रेट वसीम अकरम को, वो उनकी मिसाल दे सकते हैं। मेरी जनरेशन ने वसीम अकरम को उनकी जवानी में नहीं देखा। मतलब हमने द ग्रेट वसीम अकरम को 91, 92, 93, 94 में नहीं देखा। हमने वसीम भाई को कब देखना शुरू किया? एंडिंग डेज में। कोई 99 की हल्की सी मेमोरीज, 2000, 2001, 2, बिल्कुल उनके एंडिंग डेज में। लेकिन अगर हमने किसी को देखा है तो वो मोहम्मद आसिफ था। खुदा की कसम गूज़बम्स आ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, तुझे नहीं पता कि तू क्या चीज थी। मैं इतना बड़ा मदा, इतना बड़ा फैन था मोहम्मद आसिफ का। मैं पता नहीं लाहौर में कहीं पे अपने अब्बू के साथ जा रहा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब्बू अब नहीं है, ही पास्ट अवे 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप से बिल्कुल 4 दिन पहले। सो मैं अब्बू के साथ कहीं पे जा रहा था, मैंने आसिफ को ना रोड पे देखा, शायद माल रोड पे कहीं पे देखा। अब मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, मैं कांपना शुरू हो गया। मैं कहा यार ये मोहम्मद आसिफ है। मतलब मैं उसको बहुत बड़ी बला समझता था, और वो था भी। मुझे एक दफा मौका मिला मोहम्मद आसिफ से मिलने का। मेरा ख्याल है मैं उस टाइम था कोई कितने साल का हूँगा यार, मैं 14, 15, 16 साल, 17 साल। आई वॉज ए टीन एजर। तो मोहम्मद आसिफ से मिलने का मौका मिला, आई कुडंट गो। मतलब मैं उसका इतना बड़ा फैन था, मैंने कहा यार मैं कैसे बात करूंगा उससे। आसिफ मेरे लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड का बंदा था। तो आसिफ का मैंने कल इंटरव्यू सुना। आसिफ ने, द ग्रेट मोहम्मद आसिफ ने शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के मसले आइडेंटिफाई किए। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन आसिफ ने कहा है तो होगा। आसिफ ये कहता है, द ग्रेट मोहम्मद आसिफ, कि शाहीन का सर नीचे नहीं गिर रहा। अब बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो अक्सर वसीम भाई भी बात करते हैं, वकार यूनस भी बात करते हैं, आसिफ भी शाहीन को लेकर स्पेसिफिकली उसने 2-3 मसले आइडेंटिफाई किए। अब मोहम्मद आसिफ बॉलिंग की यूनिवर्सिटी है। अगर मोहम्मद आसिफ ने शाहीन की टेक्निक के, उसके रनअप के, उसकी लैंडिंग के मसले आइडेंटिफाई कर दिए हैं तो मसले हैं। ये पत्थर पे लकीर है बात कि शाहीन की बॉलिंग के टेक्निकल मसले हैं। अगर आसिफ ने अप्रूव कर दिए, अच्छा अब आसिफ ने कह दिया कि मसले हैं, शाहीन को क्या चाहिए? पाकिस्तान वापस जब भी आए, पीएसएल ठीक है, खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है उसमें, प्राइवेट लीग है। आसिफ से कांटेक्ट कर ले, आसिफ भाई आपने ये मसले आइडेंटिफाई किए थे, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ काम करें 1 महीना, आपकी जो भी प्रोफेशनल फीस है आई एम रेडी टू पे। वो फ्री कर देगा यार। आसिफ मेरा ख्याल है यूएसए में होता है। ये होता है, अगर आपने करना है तो दिस इज द वे। आसिफ से बड़ा बॉलर नहीं है हमारी जनरेशन में भाई। आसिफ ने मसले आइडेंटिफाई किए हैं, कांटेक्ट करो उससे, मसले अपने ठीक करो। क्योंकि अगर शाहीन को मार पड़ गई है कल, तो ये नई बात थोड़ी है। शाहीन को रोज मार पड़ती है, किसी दिन तुक्का लग जाता है। अगर शुरू में नए बॉल का स्पेल अच्छा हो गया है तो हमें पता होता है आज पुराने बॉल से पिटेगा, लेकिन पिटेगा। यही मसले हैं ना शाहीन के। अगर 2 छक्के पड़ गए हैं तो 2 7 फ्री में मिलेंगे आखिर में। 3-4 छक्के तो मजाक है, मजाक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई यार, मैं बार बार ये याद करता हूं कि मैंने वीडियो में बोलना है, फिर मेरे जहन से निकल जाता है। वो जो मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट थी, या तो विन है या तो लर्न है। लोग आपको पता ही है बड़े गंदे गंदे लफ्ज यूज कर रहे हैं, या तो विन है या तो। ये मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं चलेगा। मेरी जो ऑडियंस है ना, मैंने शुरू से कोशिश की है इसको बड़ा साफ रखने की। तो मैं पिछले 2 दिन में मेरा ख्याल है कोई 200-300 बंदों को ब्लॉक कर चुका हूं, जिन्होंने वो लफ्ज लिखा है या तो विन है या तो। मैं ब्लॉक कर चुका हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो मैं नहीं चाहता कि आप हमारी क्रिकेट कम्युनिटी से दूर जाओ। कितने लोगों को मैं गालियां निकालने की वजह से फेसबुक पे ब्लॉक करता हूं,
वो मुझे ईमेलें कर रहे हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, फुरकान भाई अनब्लॉक कर दे, अनब्लॉक कर दे। मैं नहीं करूंगा यार, क्योंकि मेरा अपने आप से वादा है। आप मुझे आके ये कह दें फुरकान भट्टी तुम एक घटिया इंसान हो, आप मुझे आके ये कह दें फुरकान भट्टी तुम्हें क्रिकेट की जीरो नॉलेज है, जो कि मुझे नहीं है, मैं अपने शौक की वजह से यहां बैठा हूं। मैंने कभी अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं कहा भाई। आप मुझे आके जो मर्जी कह लो, मेरा आपसे कोई मसला नहीं है यार। हमारे पास एक ही गेम है, तो जितना मेरे पास राइट है उतना ही आपके पास भी राइट है क्रिकेट पे अपने थॉट्स देने का। लेकिन अगर आपने गाली निकाल दी है, फिर अपनी दोस्ती नहीं है, फिर मैं आपको ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करूंगा और कभी अनब्लॉक नहीं करूंगा, कभी भी अनब्लॉक नहीं करूंगा। सो जो लोग ये लिख रहे हैं या तो विन है या तो प्रॉपर, जो मतलब समझ रहे हो ना, मैं ब्लॉक 2-3 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूं, बाकियों को भी कर दूंगा। अगर कोई अभी इस वीडियो के नीचे भी लिखेगा वो लफ्ज तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो ये नहीं करना। हम क्रिकेट कम्युनिटी हैं, क्रिकेट पे बात करेंगे। मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज से 10 साल के बाद मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकूं कि बेटा मैं 10 साल पहले ये करता था। आप अपने बच्चों के साथ कल को बैठ के देख सकें कि बेटा अगर आपने न्यूट्रल एनालिसिस देखना है, जो पाकिस्तान के किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, पूरे कंट्री को सुनेगा, तो वो फुरकान है। इंशाल्लाह उसको मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं। तो हमारा तो ये टारगेट है। तो अगर यहां पे आगे अगर कोई गालियां निकालेगा तो मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, मेरे पाकिस्तान के बच्चे, मेरे मेरे अपने बच्चे, आपके बच्चे, मतलब छोटी जनरेशन आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है। तो ख्याल करो यार उनका। ये क्या गालियां गलोच, मुझे तो समझ नहीं आती लोग गालियां निकालते क्यों हैं। मतलब इतने कमजोर दिमाग के हो गए हैं हम लोग, इतने वीक हो गए हैं कि हमें गुस्सा निकालना नहीं आता अच्छे लफ्जों के साथ, बस हमने गालियां निकालनी और फिर हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं, ले मैं बह गया। तो मत गालियां निकाला करो। अच्छा, क्या बात हो रही थी? शहीन को आप बाहर कर देंगे कल के मैच में, मुझे नहीं पता करेंगे कि नहीं, लेकिन कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इंप्रूवमेंट है, जो आके आप आसिफ से कांटेक्ट कर लो। मैं मोहम्मद अली के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि मोहम्मद अली T20 से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि मैं यहां बैठ के किसी क्रिकेटर की हार्ड वर्क को डिग्रेड करूं और मैं कहूं कि आप इस फॉर्मेट से बिलोंग नहीं करते। नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे लगता है कि अली कंडीशंस का बॉलर है। जहां पे ठंड होगी, इंग्लैंड वाली कंडीशंस, पाकिस्तान में विंटर्स वाला जो 1-2 महीने होते हैं, वहां पे अली परफॉर्म करेगा। मैं सैंपल आपको बता चुका हूं काफी दफा। लेकिन जब ह्यूमिडिटी, गर्मी, सीधा विकेट आएगा, ही हैज नथिंग टू डिलीवर। आपका T20 वर्ल्ड कप, उसकी ही तैयारी चल रही है ना, श्रीलंका में है। हमने इंडिया नहीं जाना, हमारे सारे मैच श्रीलंका में है। मैं हर दफा मेंशन करूंगा ये। श्रीलंका में क्या होता है? ह्यूमिडिटी, गर्मी, तो वहां ये बॉलर थोड़ी चलेंगे यार। तो समझ जाओ, मतलब आप अब्बास अफरीदी को पूरे मैच खिलाओ, वो अब्बास अफरीदी इज योर नेक्स्ट थिंग, वसीम जूनियर इज योर नेक्स्ट थिंग, शुड बी योर नेक्स्ट थिंग। इन बच्चों पे इन्वेस्ट करो जो अपने आप को ऑलराउंडर कहते नहीं है, क्योंकि इतने बड़े वो आपने उनको बनाया नहीं है ना। आप इनको ईगल किंग नहीं कहते, तो वो बेचारों की मजाल नहीं है कि वो अपने आप को ये टैग दे दें ऑलराउंडर वाले। वो अपने आप को प्रीमियम कहते नहीं है ना, उनके अंदर वो हिम्मतें नहीं है अपने आप को प्रीमियम कहने वाली, किसी एड में अपनी शर्ट के पीछे किंग लिखवाने की हिम्मत अभी इन बच्चों में नहीं है। तो वो छिके छुके भी लगा लेते हैं। पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मोहम्मद हारिस है, जिसमें हसन नवाज है, अब्दुल समद है, इरफान खान नियाजी है। शायद, पता नहीं मुझे क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है, कल पाकिस्तान हसन नवाज की जगह शायद उमैर बिन यूसुफ को खिला ले। हारिस खेलना चाहिए, हारिस खेलना चाहिए। हसन नवाज, मुझे सीरीज शुरू होने से पहले ही पता नहीं एक फीलिंग आ रही थी कि ही इज नॉट रेडी। मैं तब से उसके बारे में कह रहा हूं यार ये मुझे रेडी नहीं लग रहा, और अभी भी मेरी उसके बारे में यही ओपिनियन है। कुछ प्लेयर हैं जो पाकिस्तान से अपने टाइम से बहुत पहले खेल गए और बाद में वो अच्छे प्लेयर बने। फवाद आलम पाकिस्तान से बहुत जल्दी खेल गए, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी की पीक पे थे, पाकिस्तान ने फवाद आलम के साथ एट टाइम्स टेस्ट में बहुत ज्यादती की है। मिसबा यूनुस के बाद ऑटोमेटिक चॉइस थी फवाद आलम, और हमने उसको बड़ा जलील किया। उसने परफॉर्म भी किया,
फिर थोड़ा सा डिप आया, बट बाकी कौन सा यहाँ पे जीत के झंडे गाड़ रहे हैं। तो जिस बंदे ने इतना रगड़ा खाया डोमेस्टिक में, ज्यादती हमने बड़ी की है। और ज्यादती तो हमने ओडीआई में कामरान गुलाम के साथ भी की है। ओडीआई सीरीज शुरू होने दो, कामरान गुलाम की मैं बड़ी बातें करूंगा। जिन लोगों ने कामरान गुलाम को ड्रॉप किया ना, वो रोजों के बाद भी रोजा रखें और तौबा करें, क्योंकि जितनी ज्यादती आप बच्चों के साथ कर रहे हैं ना, ओडीआई सीरीज आने दो, फिर बात करूंगा इस पर मैं। सो हारिस कल ड्रॉप नहीं बनता। जितने पाकिस्तान के यंगस्टर हैं, जो भी कल खेलेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है बॉयज। हारिस, इरफान, अब्दुल समद, हसन, उमैर बिन यूसुफ, जो भी कल खेलता है, कल अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करनी। जो पहला मैच आप लोग क्राइस्ट चर्च में हारे हो, मैं उसको नहीं गिनना चाहता। मैं उसको गिनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इतनी एलियन कंडीशंस थी। आई एम नॉट गोइंग टू जज माई प्लेयर्स क्राइस्ट चर्च वाले मैच के ऊपर। पीसीबी की बोंगियां, ये पीसीबी की ये गलत हरकत है जो आप अपनी टीम को दुनिया के दूसरे कोने पे भेज देते हैं और जाके कोई टूर मैच नहीं उनको अरेंज करके देते। और इनकी लॉजिस्टिक्स में भी मसला है। मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान टीम लाहौर से दुबई जाती है, दुबई से ऑकलैंड जाती है, लेकिन पहला मैच न्यूजीलैंड के दूसरे आइलैंड में है। और यार, जहां ऑकलैंड पाकिस्तान टीम जा रही है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करो, ऑकलैंड में पहला मैच रखवाओ, क्योंकि आपको ऑकलैंड पहुंच के 16 घंटे की फ्लाइट के बाद आपको होटल नहीं जाना रेस्ट करने। आप वहीं से एयरपोर्ट पे एक और 1.5 घंटे की फ्लाइट लेंगे क्राइस्ट चर्च। ये अगर आपकी सोच है ना कि बिजनेस क्लास में तो बंदा थकता नहीं है, सोता सोता जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप हवा में होते हैं, जहाज में, दिमाग आपका नहीं इतनी जल्दी वापस आता, आपको जेट लैग होती है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते, जिस्म नहीं आपका खुलता। यहां थोड़ा सा आपका जिस्म खुलता है और उस दिन आपका T20 मैच होता है और उस टाइम 5 आउट हो चुके होते हैं। तो किस चीज की जल्दी है यार? टीम को हफ्ता पहले भेजो, वो कोई कंडीशंस देखें, वेदर में एडजस्ट करें, अडेप्ट करें। एक आधा कोई किसी उनकी डोमेस्टिक के साथ एक आधा कोई टूर मैच खेलो, क्यों अपने लड़कों की बदनामी करते हो? सो क्राइस्ट चर्च को मैं जज नहीं करूंगा, वो बहुत बहुत ज्यादा बाउंस था। इन बच्चों को मैं कैसे ब्लेम करूं? उन्होंने कभी इतना बाउंस देखा ही नहीं है, कभी खेला ही नहीं है। मतलब आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आज कौन सा एग्जाम है, क्योंकि आपने वो किताब पढ़ी नहीं है। तो कैसे पता लगेगा आपको कि वो किताब? जितने लोग नॉन वेज हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में चिकन नहीं खाया, कोई उनसे पूछे चिकन का जायका कैसा है, उसको कैसे पता होगा? उसने कभी खाया ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे आपके बच्चे सारी जिंदगी सीधी विकेटों पे खेल रहे हैं, एलियन कंडीशन में जाते साथ ही क्राइस्ट चर्च में ये मारना शुरू कर दें। तो क्राइस्ट चर्च में मैं इनको नहीं जज करूंगा। जो दूसरा T20 मैच हुआ आपका ड्यूनेडन में, वहां पे डिलीवर करना बनता था। चलो, वहां पे मुझे यंगस्टर पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा दूसरे T20 मैच में, क्योंकि वो आपके सीनियर्स ने आपको मैच नीचे लगवाया है। शादाब खान ने बॉलिंग नहीं की, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं, 1-2 दिन पहले वीडियो की थी मैंने, वो मौजूद है, जाके वो देखो। मेरा ख्याल है उसका कैप्शन था कुछ आई एम डन, कुछ ऐसा कैप्शन है उसका। शादाब आपका प्रीमियम लेग स्पिनर बॉलिंग नहीं करने आ रहा, शाहीन को 4 छक्के पड़ रहे हैं, अली को छक्के लग रहे हैं, तो मतलब इट इज नॉट ऑन। ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप यंगस्टर्स को टांगे और सीनियर्स चुप करके साइड पे हो जाए। नहीं भाई, सीनियर्स परफॉर्म करते हैं और यंगस्टर्स को एग्जाम्पल कायम करके दिखाते हैं कि दिस इज हाउ यू गो। इस तरह आपको करना है, दिस इज हाउ यू डू, इस तरह आपको करना है। सो जितने भी पाकिस्तान के यंगस्टर हैं, ये छोटी ग्राउंड है, यहां से अपना स्टार्ट पकड़ लो, यहां से अपना स्टार्ट पकड़ लो। छोटी ग्राउंड है, कल अपने रन्स करो, कल पाकिस्तान को मैच जितवाओ अपने बलबूते पे। ये छोटी ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप यहां से खड़े हो सकते हो। साइम अयूब ने इसी ग्राउंड में 7 बॉलों पे 27 किए थे। यहां से उसने बकायदा
पाकिस्तान ऑडियंस को इंप्रेस किया था। हालांकि मुझे तो शुरू से पता था कि ये अच्छा प्लेयर है, टाइम लगता है, लेकिन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। कल पाकिस्तान के बैटर्स और पाकिस्तान के बॉलर्स, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल बॉलिंग में चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत मार पड़ेगी, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी मार पड़े, फिर मजा आएगा। जैसे ही आपको पता है कल मैच खत्म होगा, जुमा है कल, सो जुमे का टाइम होगा दूसरी इनिंग्स के दौरान। तो जैसे ही मैच खत्म होगा हमारी वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।